7 पेजेस इतना लिखा था तुमने कल? 4 से तेरे कितने हुए सरबजीत? इसने खुला लिखा है यार, इसने बहुत खुला लिखा। हाँ 5 पेजेस। हाँ जी सर। हाँ जी, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर पावर्स ऑफ द कोर्ट बीच ही में लिखवा है, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी और हायरार्की लिखवा है, इम्प्लाइड है। जिज्ञासु, आईटी टीम से बुला के लाना है मिस्टर प्रशांक को, बुलाओ। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। हो गया। इनको नहीं बुलाना था, मिस्टर प्रशांत को बुलाना है। वो ना हो तो इनको नहीं बुलाना, छुट्टी पे है वो। तू किससे काम करवा रहा था अगर वो छुट्टी पे है? हाँ जी, ऑडिबल। इसमें कोई भी नहीं है। क्या होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे की छुट्टी ली, सही बात है। वैसे ऑनलाइन मन कैसे करता है तुम्हारा क्लासेस लगाने को? नहीं करता, क्यों? पता चलता है। क्या टाइम बोला था मैंने, है ना? कल कराई थी मैंने ब्रॉड स्टेजेस। एफआईआर कराना तो उससे पहले मैडम को प्रॉब्लम है आकर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ जी। ठीक है। और कुछ? नो प्रॉब्लम। जी होगी तो प्रॉब्लम फिर मैं क्वेश्चंस पूछ लूंगी फिर ठीक है, आंसर आएंगे। अभी रिवाइज करना है। अभी तो बच्चे 2 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें क्या छूट गया तेरा? 3-4 लेक्चर के बाद रिवाइज करता? अच्छा कोई, हाँ जी 202 समझाती हूँ। सर कोई और भी अभी बाहर दिख नहीं रहे? बुलाइए जरा उन्हें। मैडम आपकी क्लास है? नहीं है? अच्छा हो गया, फिर ठीक है। ये रजिस्टर लेके किस किस का घूम गया है? क्यों लेके जा रही है वो रजिस्टर? तेरा कंप्लीट है? स्ट्रेंज। ठीक है ठीक है। पेन, पेन दे दो एक। पेन दे दो। ये नहीं चल रहा, दूसरा दो। क्या गलत बात है? क्यों गुस्सा आ गया तेरे को? हाँ ठीक है जी, ठीक है सर, कर देते हैं। पढ़ना है सीआरपीसी है? अमन, पढ़ना है सीआरपीसी? तेरे को क्या इंटरेस्ट है किसी और में? तू अपनी लाइफ में इंटरेस्ट ले लेना।
Every time you're interested in someone else and that too the girls. What for? CRPC IPC IPC लगा देंगे तेरे ऊपर. CRPC में जाना पड़ जाएगा हमें. फायदा है कुछ उसका? सबसे पहले अकरेंस रिपोर्ट, फिर 202 एंड देन योर ब्रॉड स्टेजेस. यहाँ पे FIR आपकी हुई थी. इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? वो ये है कि आप एज SHO एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे अकरेंस रिपोर्ट के रूप में इलाका मैजिस्ट्रेट को. उसका पर्पस ये होगा कि आप प्रोसीड करोगे, आप इन्वेस्टिगेट करोगे या आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे. If you are investigating the matter, then also you will have to send the report. If you are not investigating the matter, then also you will have to send the report. So this is the purpose only with regard to the intimation that I am investigating, I am not investigating. Then after that, if the person is not investigating the matter, then the preliminary inquiry by the magistrate can be taken into consideration, and that too for a limited purpose. अब आ जाओ, आपका 202 की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ओवरलैप करती है. ये मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखवाया था आप लोगों को. आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा प्लीज. इन्वेस्टिगेशन ट्रायल Just a second. There can be a case where only inquiry and trial are conducted without any investigation. Was this the para? Overlapping of one kind of proceeding over the another. Just a second. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है. An investigation under 202 and 225 after cognizance may overlap with the inquiry stage or complaint proceedings. ये पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक. There are two kinds of investigations. One is pre-cognizance stage, another is post-cognizance stage. अगर आप पुराना 202 CRPC पढ़ोगे तो उसके अंदर एक चीज लिखी गई है that if on a complaint proceeding the complaint has been received before the magistrate, complaint के अंदर if the magistrate has examined the complainant under 200 and it is a mere initial examination, still he has not considered, he will not be considered to be taken cognizance on complaint proceedings. ठीक है. कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स तब मानी जाएंगी व्हेन ही स्टार्ट एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ऑन ओथ विद द अदर विटनेसेस. 200 की जब प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी तब ये माना जाता है कि उसने 190 एक ही कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन. बिफोर दैट कॉग्निजेंस हैज नॉट बीन टेकन, अगेन द इंक्वायरी माइंड हैज बीन अप्लाइड. अब अगर उस टाइम पे कंप्लेंट आई लेकिन मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं ये कंप्लेंट केस नहीं होना चाहिए, रादर इंस्ट्रक्शन देता है वो अपने पुलिस ऑफिसर को कि आप इसकी FIR लिखो, तो वो जो ऑर्डर दे रहा है वो इन्वेस्टिगेशन जो अब होगी वो 156(3) की होगी. लेकिन जब उसने कॉग्निजेंस ले ली है कंप्लेंट की, 200 की प्रोसीडिंग शुरू कर चुका है जहां पे वो एग्जामिन कर रहा है कंप्लेनेंट को ऑन ओथ फुल फ्लेजेडली विद ऑल द विटनेसेस, then it is a post cognizance stage wherein he cannot order investigation under 156(3) by the police officer. However, investigation has to be done in complaint cases. लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो 202 की इन्वेस्टिगेशन कहलाती है जो पोस्ट कॉग्निजेंस है और जिसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है. करता पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन भी, बट 202 की इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट लेने के बाद की जाती है. सो तब आपकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कुछ जगहों पे ओवरलैप करती है. क्यों करती है? क्योंकि 202 से पहले इंक्वायरी शुरू हो चुकी है. आया समझ में? ये है इसका रीजन. इसको और क्लियर करने के लिए 202 निकालो. बच्चे पहले 202 पढ़ ले, फिर BNSS भी पढ़ा दो. सेम प्रोविजंस हैं, चेंज आएगा तो बताऊंगी ना. लिखवाया है ना कल सेक्शंस. तुझे इतनी जल्दी क्यों है BNSS याद करने की? CRPC याद है?
तो पुराना क्यों नहीं लेके आया साथ में, जब बोल रखा है मैंने आप सबको, इंस्ट्रक्शंस है क्लियरली। लॉक कर रखा था, लॉक करके रखा हुआ था इसने। sue him for any of the 202. Any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, and shall, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused and either inquire the case into himself, लिखा है, इसको अंडरलाइन करके लिखो, रेड विद सेक्शन 200। ये इंक्वायरी 200 की इंक्वायरी कर रहा है, वो मींस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले रहा है, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, व्हिच मींस ही इज ऑर्डरिंग बिफोर टेकिंग इनटू कॉग्निजेंस 156 सबसेक्शन 3 की इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो अंडरलाइन करके डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज 156 सबसेक्शन 3 इन्वेस्टिगेशन, वेयर इन before taking cognizance he is ordering the investigation। आप ध्यान से समझना एग्जाम्पल, this is judicial magistrate first class, he has received a complaint as per 2D, पुराना है ये सीआरपीसी, अभी 2D के हिसाब से एक कंप्लेंट रिसीव की है इसने, ठीक है। The moment a complaint has been received, what is complaint in CRPC is a plaint in CPC, ठीक है। कंप्लेंट जब इसने रिसीव की तो इसकी ड्यूटी बनती है दैट ही कैन प्रोसीड विद सेक्शन 200 की इंक्वायरी। 200 क्या है देखो, इसके अंदर इसका जो चैप्टर है वो है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, है हेडिंग। सेक्शन 200 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। A magistrate taking cognizance of an offence on a complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and witnesses and also by the magistrate। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, जब वो एग्जामिन करेगा ऑन ओथ और विटनेसेस, और ही हैज टेकन, लिखा क्या, मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अगर उसने अभी कॉग्निजेंस नहीं ली, ही हैज जस्ट अप्लाइड हिज जुडिशियल माइंड 190(1)(a) के हिसाब से, तो क्या तब भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है? द आंसर इज यस। अब देखो ध्यान से, दिवांशु या दिव्यांशु, दीपांशु, दिव्यांशु, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। यू आर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एक कंप्लेंट तेरे पास आती है, उस कंप्लेंट में एज अ जज 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, और दोनों में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हो, बट इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस वैरी कर जाएंगे। पहले में आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि वाकई में कोई सब्सटेंस है कंप्लेनेंट की बात में। अगर आपको लगता है सब्सटेंस है और ये केस कंप्लेंट केस की बजाय एक वारंट केस होना चाहिए, तो क्या आप इसमें पुलिस वाले को एज अ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हो कि जाके वहां थाने में एफआईआर कराओ, और आप फोन करवा सकते हो कि जी एसएचओ जो है इस थाने का लिखेगा एफआईआर, करवा सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो ये कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं ली गई है अभी तक, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज की इंक्वायरी की है पुलिस मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे, और जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी जो कोर्ट ने बोली है कि जाके एफआईआर कराओ, ये 156(3) चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन होगी, ये ध्यान रखना, जो पुराना चैप्टर 12 है, द होल इन्वेस्टिगेशन। अगर बाय चांस इसने वो नहीं किया, इसको लगा कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग भी कंटिन्यू की जा सकती है, इसने क्या किया, कंप्लेनेंट को बुलाया, बाकी उसके जो और भी विटनेसेस थे उसको बुलाया, ऑन ओथ उनकी एग्जामिनेशन करनी शुरू कर दी। Will he be said to be taken cognizance on a complaint in that case? क्योंकि इसकी इंक्वायरी से फर्दर स्टेज जा चुकी है आगे, इसने एग्जामिनेशन करनी शुरू कर दी। He is said to have been taken cognizance under 191A on complaint read with 200 CRPC, हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, क्या ये वापस पुलिस वाले को कह सकता है कि जी चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन करो? द आंसर इज नो। चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब एफआईआर होती है,
ये एफआईआर नहीं है, ये कंप्लेंट है। इन्वेस्टिगेशन इन केसेस में भी होती है, लेकिन इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बिकॉज यू ऑलरेडी एग्जामिन्ड द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस ऑन ओथ टू प्राइमा फेसी ascertain that there was a complaint and you had certain tangible grounds to proceed with. समझ में आया? तो जो आप 202 की कह रहे हो, ये क्या जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या उससे पहले इंक्वायरी हो चुकी है? हो चुकी है ना? इस स्टेज पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ओवरलैप करते हैं, दैट्स इट। आप समझ में आया आपको? हाँ जी दीपांशु, दिव्यांशु, इधर सबको जिसको भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था ब्रॉड स्टेजेस, ब्रॉड स्टेज, हाँ जी, पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज, ये देख, इन्वेस्टिगेशन प्री कॉग्निजेंस 156(3) मींस चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट कॉग्निजेंस मींस 202 की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जज जब भी चेंज होगा तो वो सक्सेसर इन ऑफिस में अपना काम वही करेगा जो उसकी पावर है। थियोरेटिकली भी नहीं होता बच्चे, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली हो ही नहीं सकता, जजमेंट्स है इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर सबको? अब आ जाओ ब्रॉड स्टेजेस पे। मैंने यहाँ पे एफआईआर लिखवाया था, कंप्लेंट लिखवाया था, इंफॉर्मेशन लिखवाया था विच मीन्स 190 के तीनों क्लॉजेस ए बी और सी लिखवा दिया। इनिशिएशन तो यहीं से होती है ना, व्हेन एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड यू आर सपोज्ड टू गिव एन इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस ऑफिसर्स। तो एफआईआर होने के बाद एफआईआर के साथ साथ एंड रिजल्ट क्या है एफआईआर का? पुलिस रिपोर्ट, ठीक। पुलिस रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस विल बी टेकन, बीच में इंक्वायरी आएगी, कॉग्निजेंस विल बी टेकन, कॉग्निजेंस के बाद इशू ऑफ प्रोसेस आएगा कि नहीं आएगा? ऐड और डिडक्ट कुछ भी करा सकती हूँ बीच में, बिकॉज जैसे जैसे स्टेजेस होंगी वो एड ऑन हो सकता है। इशू ऑफ प्रोसेस आ जाएगा, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद इफ रिक्वायर्ड कमिटल आ जाएगा, मेकिंग ओवर हो जाएगा और सबमिशन हो जाएगी, व्हाट्सोएवर, मेकिंग ओवर कर लो, कमिटल कर लो अगर जरूरत पड़ी। इसके बाद क्या आ जाएगा? चार्ज फ्रेमिंग कर दो जी, देन प्ली ऑफ गिल्ट आ जाएगा आपका, देन ट्रायल आ जाएगा आपका, ट्रायल के बाद ट्रायल के बीच में एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स और ये सब, एंड देन द जजमेंट्स, जजमेंट आ जाएगी। उसके बाद अपील, रिवीजन आ जाएगी, राइट। इसी बीच में हियरिंग ऑफ सेंटेंस पे आ जाएगा, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आ जाएगा, सेट ऑफ जो भी आपने करना होगा, अंडरगॉन जितना हो चुका है वो सब इसी के बीच में आपकी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो एफआईआर वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफ द क्राइम। और ट्रायल्स जब चलेंगे तो ट्रायल भी आपके 5 तरीके के ट्रायल्स हैं जो समझाए थे, दैट विल बी द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, कंप्लेंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। Can High Court be a trial court also under certain cases? Under what circumstances? Any example? Present, not erstwhile. पुराना 474 सीआरपीसी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो कहता है कि हाई कोर्ट कैन ऑल्सो बी द ट्रायल कोर्ट, ठीक है। बट व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इज द कोर्ट ऑफ सेशंस प्रोसीजर, yes. But in what circumstances the High Court can be considered to be a trial court? Because we have never seen that the High Court is conducting the trial here, apart from taking additional evidences. Anji, yes, Mayank, you said yes. What should be the answer? शिक्षा मैम को भेज दिया अंकिता एंड दलजीत, आई थिंक वो आपको दे देंगे। एंड 5 पेजेस आपने छोड़ने हैं, 5 शीट्स इन टोटो, विच मीन्स 10 पेजेस। नहीं, 5 शीट्स ही हैं, 2.5 sheets in total. तुम 2.5 पेज छोड़ दो, ठीक है, छोड़ो। मुझे बताओ किस सर्कमस्टांसेस में ट्रायल हाई कोर्ट इज द ट्रायल कोर्ट? करप्शन केसेस,
एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल चल रही है वो कौन से कोर्ट में चल रहा है मैटर? याद है दिल्ली वाला जो अभी recent scenario is happening where there has been a fire and then a lot of huge amount of cash is being recovered from the honorable justice court. I mean, which court is trying that matter? Suo motu cognizance has been taken by the honorable Supreme Court. Why? Why? Matter is off. Now tell me, under what circumstances the High Court can take or consider the trial? इन रेयर केसेस और पुराने टाइम पे ध्यान से समझना, जब आपके फेडरल कोर्ट्स थे ना, जब आपके ये दीवानी और ये आपकी फौजदारी अदालत जो आज भी हम कहते हैं फौजदारी मैटर है, उस टाइम पे हाई कोर्ट में कुछ ऐसी पावर्स कन्फर कर रखी थी कि रेयरेस्ट केसेस में हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनता है जहां पे कोर्ट ऑफ सेशंस के पास इतनी सारी बाइफरकेशंस नहीं थी। अब नहीं है हाई कोर्ट आपका कोई भी ट्रायल कोर्ट का मैटर करता, लेकिन पुराने टाइम पे जब ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट को कन्फर की जाती थी, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, तब वो ट्रायल कोर्ट बनता था। पुराना लॉ है 1973 का जिसको रिपील कर दिया है, ऑल हमने इसको इंटैक्ट रखा आगे भी, बट ये सारे के सारे लॉज इससे पहले भी आपके जितने कोर्ट्स आए उसमें क्या आया था कि कुछ ऐसे मैटर्स हाई कोर्ट के पास थे डायरेक्ट। इफ I take an example, just an hypothetical example, talk about the sedition cases, 1860 वाले, बाल गंगाधर तिलक वाले cases, whether they have been tried by the highest court, in that case British courts, तब British courts थे, provincial courts थे, या आपके दूसरे presidency courts थे, इन सब में आपके हाई कोर्ट के पास बहुत टाइम पहले कुछ ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस रखी गई थी, जैसे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए अभी पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट है, ऐसे कुछ मैटर्स सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जाते थे, तो तब वो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजर लेता था, बट कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर करता था जनरली। अब नहीं है, अब हाई कोर्ट इज मोर और लेस लाइक अ सुपरवाइजरी jurisdiction, appellate jurisdiction and revisional jurisdiction, not else, nothing else, except there are their own other appeals depending upon the high court rules. Coming back to these stages now, इसमें सबसे पहली स्टेज कल मैंने कराई थी आपको, एफआईआर से पुलिस रिपोर्ट के बीच में कराई थी। पुलिस रिपोर्ट, चलान, क्लोजर। अगर ये पुलिस रिपोर्ट चलान या क्लोजर आएगा तो चलान आएगा तो इसके साथ रेड विद 170 सीआरपीसी करेंगे, और इसका अभी प्रोविजंस और भी लिखाऊंगी, और अगर इधर आएगा तो इसके साथ हम रेड विद 169 सीआरपीसी करेंगे। मैंडेटरी है आपको ये लिखना, जब भी मेंस एग्जामिनेशन में आप पुलिस रिपोर्ट लिखोगे तो रेड विद 170 करना मत भूलिएगा प्लीज, एंड इसमें 169 सीआरपीसी इसके साथ लिखो आपके अभी प्रेजेंट प्रोविजंस। वन 93 सबसेक्शन 3 के साथ 193 सबसेक्शन 3, 193 सबसेक्शन 3, रेड विथ 190 विद दिस चलान में 190, यहां 189। BNSS क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, अब आ जाओ जी आगे। मैंने अभी तक अगेन कुछ भी प्रोसेस शुरू नहीं कराया सीआरपीसी का, बेसिक चीजें समझा रही। अब लिख लिया ये तूने? प्रोटेस्ट पिटिशन समझानी है, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के बाद, कुछ तो क्वेश्चन था जिसपे मैंने वर्ड यूज किया था प्रोटेस्ट पिटिशन का।
ठीक है। अब इसमें ये बना लो, पहले स्टेजेस की ड्यूरेशन पढ़ेंगे हम और उसको देखेंगे। ठीक है, हो गया सबका ये। आगे लिखो ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस और ड्यूरेशन ऑफ द स्टेजेस कौन कौन सी है अभी बताऊंगी। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस, सबसे पहला है एफआईआर। एफआईआर इन्वेस्टिगेशन हो रही है पूरी, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, देन कॉग्निजेंस, देन इश्यू प्रोसेस, देन फर्दर। हो रहा है ट्रायल से पहले। नेक्स्ट में आ जाना, कंप्लेंट, इश्यू प्रोसेस, कंप्लेंट के बाद कॉग्निजेंस, इश्यू प्रोसेस। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको और ब्रॉड कर लो, यहाँ इश्यू प्रोसेस मत लिखो। कॉग्निजेंस, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट 202, इफ रिक्वायर्ड 203, यहाँ पे लिख देना इफ, फिर इश्यू प्रोसेस, इश्यू प्रोसेस। ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जिसको आप बोलते हैं स्यूमोटो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लिया, इश्यू प्रोसेस कर दिया। पहले बना लो फिर समझाती हूँ। ये बना लो फिर समझाती हूँ है क्या, क्राइटेरिया क्या है। या बच्चे रमन सामने दिख नहीं रहा कैसे? स्टेज मैंने जब नीचे नीचे बनाया तो नीचे ही बनाएगा ना, ये अलग अलग हैं सारे। अगर इकट्ठा ही होता तो मैं ब्रॉड स्टेजेस में डाल चुकी होती। इसको इधर बना, गलती कर लेगा बाद में मेंस में जाके गलत करके आएगा। अब इसको समझाऊं। अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन प्री कॉग्निजेंस पोस्ट कॉग्निजेंस रखी थी, अब उसी हिसाब से इसको समझना। ठीक है, लेट मी ट्राई टू चेंज द कलर, अगर हो जाए। हाँ, ये जो आपकी प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, जब तक कॉग्निजेंस नहीं ली, क्या इसमें ये सबसे ज्यादा है? पोस्ट कॉग्निजेंस कम है। एक सिंपल रीजनिंग है जिसको समझने की जरूरत है आपको। जो फेयरनेस ऑफ जस्टिस है ना, प्रैक्टिकली सब छोड़ दो, जजमेंट्स छोड़ दो, सब छोड़ दो। एक नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक प्री कॉग्निजेंस स्टेज लंबी होगी ना, तो फेयरनेस ऑफ जस्टिस उतना ही ज्यादा होगा। जहां पे प्री कॉग्निजेंस स्टेज छोटी होती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली जो जस्टिस की फेयरनेस रह जाएगी ना, वो कम होती चली जाएगी, फीबल होती चली जाएगी। दैट इज व्हाट लॉ सेज, लॉ प्रिज्यूम्स इट। कुछ जगहों पे कुछ प्रिजम्पशंस हैं लॉ की, वो कहता है जितनी लंबी प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, जिसमें आपने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, डिटेल में सब कुछ जाना पहचाना कोशिश की, और बाद में इशू प्रोसेस के बाद जो ट्रायल और ये सब शुरू होगा, तो आपकी वो स्टेज इतनी लंबी है जिससे ये पता चल सकता है कि यहाँ पे आपकी जो जस्टिस है वो फेयरली डिलीवर किया जाएगा। प्रैक्टिकली है कुछ नहीं ऐसा, बट हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। इसी सेम वे में कंप्लेंट और कॉग्निजेंस की जो स्टेज है, ये जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज है ये कम है, इसकी जो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है ना, वो ज्यादा है ज्यादा। पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि कंप्लेंट ट्रायल हर एक जगह पे खराब ही होते हैं, या जजेस करते हैं, या मैजिस्ट्रेट्स करते नहीं अच्छा, बट यहाँ जो ड्यूरेशन है वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज की ज्यादा है।
ठीक, तो यहाँ किस चीज की ड्यूरेशन ज्यादा है? पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज की ज्यादा। यहाँ तो दोनों ही सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर है. So under the information cases, the chances of fairness of justice will be very feeble, very feeble. Why? Because equal stages हैं, applicability of judicial mind में कहीं ना कहीं पे problem हो सकती है, while before the investigating of the matter and after the investigation of the matter. इसके अंदर क्योंकि जुडिशियल प्रूडेंस इलैबोरेटली लगी है तो चांसेस फेयर हैं इन कंपैरिजन टू इट, बट नॉट इन कंपैरिजन टू दिस. जैसे मैं बोलती हूँ ना, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव 3 डिग्रीज नीचे चलती हैं. इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री. इन द सेम वे फेयरनेस ऑफ जस्टिस विल बी हायर इन केस वेयर देयर इज अ प्री कॉग्निजेंट स्टेज व्हिच इज वेरी ब्रॉड, and fairness of justice will be little less in case where there is a post cognizant stage which is huge in comparison to the pre-cognizant stage. And in cases of both these, the fairness of justice will be the feeble, very feeble rather, and यहाँ पे आपका fairness of justice कम expected होता है. क्यों होता है समझना केसेस. अभी आपका ये जो केस हो रहा है which is of the Delhi High Court Honorable Justice का केस है, suo motu cognizance has been taken. Remember when we used to read these newspapers, आपने देखा भी होगा अगर आप हैबिट में हो न्यूज़पेपर में, हम लोग उस टाइम पे भी थे, अब भी हैं. उबर और ओला के केसेस बहुत आ रहे थे कुछ से 7-8 साल पहले, जब ये केसेस आने लगे. इवन इन केसेस ऑफ दिल्ली, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस बहुत ज्यादा थे उस टाइम हो रहा था. अभी तो बहुत सारी एप्स में डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी है. तो उस टाइम पे जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, देयर वाज दिस वन मैजिस्ट्रेट, आई फॉरगॉट हिज नेम. He has taken a suo motu cognizance on the basis of the information which was there in the newspaper, that why such cases are happening in Delhi and that too in a particular area, and इतने ज्यादा हाइट में क्यों है. वहां पे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसने कॉग्निजेंस ले ली थी. जो प्री कॉग्निजेंट स्टेज है वो कितनी थी? बहुत छोटी सी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या ट्रूथ है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, उसके ऊपर कुछ भी अभी तक प्रूडेंस नहीं लगाई गई. एंड देन उसके बाद पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज में उसने इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया टू द कंसर्न अथॉरिटीज. लेटर ऑन ट्रायल अच्छे से चल रहा है, मैं ट्रायल की स्टेजेस की बात नहीं कर रही, यहाँ पे ट्रायल अच्छे से ही चलेगा, बट इस स्टेज तक, इशू प्रोसेस तक, जो प्री और पोस्ट कॉग्निजेंस है, इसमें जो जस्टिस की फेयरनेस है वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपने जस्ट अपनी एक प्रूडेंस लगाई है, उस प्रूडेंस पे आपने इशू प्रोसेस कर दिया. समझ में आया? रिगार्डिंग दिस जो प्री कॉग्निजेंट स्टेज है, वैसे तो देखो आप लोगों को समझने की जरूरत है. इफ द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन फेयरली, ठीक है, then there are number of judgments of the Honorable Supreme Court which states that investigation leads to the acquittal or the conviction of the accused. ठीक है. If there is no fair investigation, a fair trial cannot be conducted. ठीक है, फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, बट ये हर एक जगह पे प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है. जरूरी practically means it is not necessary that they might have done a fair investigation, they might have been tutored by someone, they might have been given some bribes or something else, ऐसा हुआ होगा. लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है कि जब एक एफआईआर की कॉपी एक पुलिस वाले के पास एक इंफॉर्मेशन आई होगी, उसने डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो कहीं ना कहीं पे जो जो छोटे मोटे सर्च सीजर मेमोस प्रिपेयर करने थे, जो लूप होल्स रह गए थे, जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, वो उसने कम से कम कोशिश की होगी कंप्लीट करने की. और अगर ऐसा है तो बहुत टाइम लगा तो ये जो प्री कॉग्निजेंट स्टेज है, इसमें जस्टिस की फेयरनेस और बढ़ जाती है. अगर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनर में की जाए और कहीं ना कहीं पे हो, तो आपके इसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे बहुत कुछ पता चल जाता है, राइट. देन ये वाली स्टेज, इसमें भी प्री कॉग्निजेंट स्टेज है ही नहीं. अभी समझा के हटी हूं, जो सर ने पूछा था वो ये क्या था कि आपकी कंप्लेंट आई, कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास आई और आपने 200 की एग्जामिनेशन शुरू कर दी. शुरू करने से पहले कितनी प्रूडेंस लगाई? जस्ट लिमिटेड स्कोप ऑफ प्रूडेंस, एंड देन कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन. तो यहाँ पे भी प्री कॉग्निजेंस कम है, लेकिन पोस्ट कॉग्निजेंस फिर भी है. मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा है जैसे इसकी प्री कॉग्निजेंस थी, बट हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज है, जिसमें आपने पहले 200 में इसकी एग्जामिनेशन की, 202 में आपने इसका पोस्टपोनमेंट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन या तो 202 की ऑर्डर कर दी या आपने डिसमिसल कर दी. इफ लिखवाया था इसीलिए, या डिसमिसल कर दी कंप्लेंट. अगर डिसमिस नहीं हुई कंप्लेंट तो हमने इशू प्रोसेस करना है 204 का, तो हम इशू प्रोसेस करेंगे. तो यहाँ प्री कॉग्निजेंट स्टेज बड़ी है. क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं ऐसे कि व्हाट इज द स्टेज व्हिच इज मोर ब्रॉड इन केस ऑफ कंप्लेंट केसेस, अ प्री कॉग्निजेंट स्टेज और अ पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज. सो इट इज अ पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज. इन केस ऑफ एफआईआर, in case of information, both are almost equal. ठीक है जी. And where the fairness of justice is more strong,
generally in the FIR. क्लियर है सबको? ठीक है, आगे क्या हुआ? क्या छो इन्वेस्टिगेशन, सकीरी वासु, धर्मेश भाई का केस, ठीक है, प्लस इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑफ सेशन तक की पावर नहीं है ऑर्डर करने की, देन यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडर 156 सबसेक्शन 3 एज हिज इंसिलरी पावर एज वाज क्लियरली स्टेटेड इन सकीरी वासु's केस। तभी ये लैंडमार्क केस बनता है ना, 156(3) के ऑर्डर पास करते हैं ना वो। इसी के अंदर बहुत सारी चीजें अभी जब मैं बताऊंगी कि इन्वेस्टिगेशन ना तो प्रॉपर हो रही है या इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है, तो क्या 156(3) का ऑर्डर लग सकता है? द आंसर इज यस। एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू लॉन्च एन एफआईआर, ललिता कुमारी इज द जजमेंट ओवर इट। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ अब। ऑन द बेसिस ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है, अब whether this information is in the form of an FIR, that we have to examine. If it is a mere information, then in that case generally if it is feasible, practically it is feasible that the ilaka magistrate should take cognizance of. Otherwise, as far as CRPC is concerned, theoretically any magistrate can take cognizance and necessarily he may not have the competence, the jurisdiction. ठीक है, आपके रेप केसेस which is exclusively triable by court of session, but the magistrate takes the cognizance. So whether he is competent, in case of competency with regard to the cognizance, yes, but he is not competent to try the case. ठीक, clear है यहाँ तक? Withdraw, magistrate withdraw. हाँ, अभी समझाओ, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझाती हूँ। कमिटल के लिए मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, सोच के नहीं करता, उसको करना पड़ता है। ही हैज नो अदर ऑप्शन अनलेस ही हैज टू कमिट द केस। सो वो अलग चीज है। हाँ जी, दो चीजें हैं सिर्फ। if the investigation is still going on and you feel that there is some malice or some ill will is being involved, you can make a representation to the SP also, concerned higher authority, that the investigation is not fair, it should be handed over to some other investigating agency. You can also make a representation before the before the court, to the concerned court जहाँ पे लग रहा है। अगर जहाँ पे मैटर है, जहाँ पे बेल के लिए गए होंगे, जहाँ पे इलाका मैजिस्ट्रेट होगा, वो जो आईओ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर 15 दिन में तो केस की रिपोर्ट भेज रहा है ना, तो उसी जगह पे केस लगेगा आपका कि जी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है। बट mere allegations of saying that the investigation is not fair will not suffice unless you prove it. The moment you prove it कि हाँ जी ये आईओ सही तरीके से नहीं कर रहा, आईओ will be changed. खत्म हो गई, जजमेंट आ गई। जजमेंट का टाइम आ रहा है, फिर पता चल रहा है कि जो प्लानिंग मैं पार्टी में केस हो गया, फिर मुझे पता चला कि जिसने उनको वो तो आईओ का, ये मुझे बहुत देर बाद पता चला। तब मैं बोलूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं। हाँ जी बोलो। सॉरी, अपील में जाओगे, रिवीजन में जा सकते हो, क्योंकि जजमेंट आ चुकी है आपकी। आप सेम कोर्ट देख, रिजर्व्ड जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, विच मीन्स अब कुछ नहीं हो सकता। अगर जजमेंट रिजर्व ना होती, अभी आर्ग्यूमेंट्स बचे होते, तो बहुत कुछ हो सकता। रिजर्व होने का जजमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट्स एंडेड, नाउ द डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट, वकील है बहुत सारे, हमने भी देखे, हम भी करते हैं, वी मूव एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कि जी द इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट फेयर, सो वी वांट टू रीओपन द केस, बट देन इन दैट केस वी हैव टू सी कि होगा कि नहीं होगा। वी हैव अ बेटर एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एन अपील देयर या रिविजन। ठीक है, कमिंग बैक,
आ जाओ वापस, अब आ जाओ। जो ये मनजोत ने क्वेश्चन पूछा था उसको अभी डिस्कस करूंगी। 3 तरीके से कॉम्पिटेंसी पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू पनिश, कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। 3 अलग अलग कॉम्पिटेंसीज हैं, वो समझना मैंडेटरी है। बट उससे पहले आपको हायरार्की समझनी पड़ेगी। तो कॉम्पिटेंसी टॉपिक लिखो एंड हायरार्की टॉपिक लिखो इसके ऊपर। कॉम्पिटेंसी 3 तरीके से सीआरपीसी में जज करते हैं। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू टेक, सॉरी इट्स टेक, to take cognizance, and the competency to punish. Competency to try, competency to take cognizance, and competency to punish. ट्रायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, आपके बैरक्स के पीछे शेड्यूल दिए गए हैं। शेड्यूल लिखे हैं, ये शेड्यूल देखो पीछे निकालो सारे, कोई भी रैंडम कोई भी खोलो शेड्यूल। मैंने कौन सा खोला है? 295 के आसपास खोला है। 295 के आसपास शेड्यूल खुल गया। सेक्शन 295 मिला। 295 is sale etc of obscene objects to child, लिखा है। पनिशमेंट है, फर्स्ट कन्विक्शन है 3 years विद फाइन ऑफ 2000 रुपीज। मिला आदित्य? उसको हेल्प कर दे, उसको हेल्प करो आगे। नया वेयर एक्ट है, यूनिवर्सल का है। पेज बता देती नहीं तो बच्चे में। यूनिवर्सल का अगर नया वेयर एक्ट है तो 274 पेज है। श्री राम का नहीं पता मुझे। ला मुझे दिखा, ला मैं दूं। मिल गया? नहीं, ये तो चार्ज ऑर्डर्स हैं, अपेंडिक्स है ये। दे दे इधर। ये आईपीसी के सेक्शंस हैं। कह रहे अच्छा, लिख सर। एक मिनट, एक मिनट निकाल जरा। सबसे पहला शेड्यूल 1 सेक्शन 1 से शुरू हो रहा होगा। सेक्शन 49 से शुरू हो रहा है। सबसे पहला पेज शेड्यूल का क्या लिखा है उसमें? ऑफेंसेस अंडर, हाँ कोई बात नहीं, तभी तो लिखा है, अब याद रहेगा। मिल गया सबको 295? अब निकले शेड्यूल। आप देख सेक्शन 295 का है। हाँ बच्चे देख, यहाँ साइड में 295 सेक्शन शुरू हो रहे हैं। आदित्य बता इसको, 295 कहाँ शुरू हो रहे हैं? बच्चे न्यू पुराने सेम है, बस फर्क है कि अभी ये पढ़ रहे हैं। 295 दिख गया आप सबको? अब यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन की पनिशमेंट 3 साल है। अभी के लिए उसको छोड़ दो। लास्ट शेड्यूल का लास्ट कॉलम देखो, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल एनी मैजिस्ट्रेट। सो द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई with regard to 295 matters is any magistrate, which means even a judicial magistrate first class can try that. Sure? अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता, जो कि नहीं है अब, वो भी ट्राई कर सकता था, ठीक है, बिकॉज एनी मैजिस्ट्रेट है। बट बिकॉज दैट पोजीशन इज नॉट देयर, इनिशियली आपकी जो सिलेक्शन है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है स्लैश सिविल कम सिविल जजेस जूनियर डिवीजन, है ना। तो अब आ जाओ आगे, निकालो अपना 30 not 30 wait 310 सबसेक्शन 2 डेकोइटी लिखा है। By what court tribal can a matter related to dacoity be tried by judicial magistrate first class? Whether he is competent to try the matter. Which court is competent to try? The court of session is competent to try. समझ में आया? competency to try कहाँ से जज होती है? The column. Competency to punish निकालो hierarchy starting sections. That is your section 21 of BNSS.
अदरवाइज सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी निकल रहा है। बोरिंग तो नहीं लग रहा सीआरपीसी? सीआरपीसी अच्छा ये कुछ बोल रहा है सीआरपीसी के रिगार्डिंग। सेक्शन 26 निकाल लिया है ना, और पूरा नए का सेक्शन 21। नाउ आई एम रीडिंग वन ओनली, दैट इज पुराने वाला 26 रिलेट। अब उसके साथ हम इसको करेंगे, फिर आई विल मेक यू रीड 21 सेक्शन। Subject to the other provisions of this code, any offence under the Indian Penal Code may be tried by High Court, Court of Session, or any other court by which such offence is shown to be triable by first schedule or in the first schedule. अभी पढ़ा first schedule? First schedule के हिसाब से obscene matters must be tried by any magistrate. Regarding dacoity, it must be tried by the Court of Session. तो अब 3 कोर्ट्स दे दिए इन्होंने यहाँ पे। इन तीनों कोर्ट्स को अगर मैं कहूं दैट ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी कैन बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट्स और बाय द court of session or by any other court which has been shown to be tribal in the first schedule. Are these 3 courts only for the purpose of this are having the concurrent jurisdiction? Yes. What is concurrent jurisdiction here? Concurrent jurisdiction का मतलब जब simultaneously एक particular offense किसी भी कोर्ट में डल सकता है। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है आपकी, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ? क्या मैं हाई कोर्ट में भी जा सकती हूँ? दोनों कोर्ट्स के पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, साइमल्टेनियस जुरिस्डिक्शन है। आई कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, साइमल्टेनियसली दोनों में जा सकती हूँ। इन द सेम वे, if an offense under the IPC has been committed, I can go directly to the High Court. अभी नहीं है वो क्राइटेरिया, इसीलिए पहले मैंने 474 समझा था कि हाई कोर्ट का क्राइटेरिया नहीं है, लिखा गया बस यहाँ पे। सेकंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड थर्ड एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन हम फॉलो किसको करते हैं? फर्स्ट शेड्यूल को। फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से हम अपने मैटर्स को ट्राई करवाते हैं। इज दिस क्लियर? सेकंड, प्रोवाइडेड that any offence related to women where it is sexual offences shall be tried as far as practicable by a court presided over by a woman. So everywhere if you feel like वो women judges ही होते हैं आपके जितने भी matters करते हैं, that to be tried by the court of session or the additional session judges, generally preferably the woman. हाँ जी, it is not biasness. It is like when the prosecutrix or the victim is a woman, a female, she can fully depose everything clearly in front of a woman judge instead of, and she will be hesitant in front of a male judge. और तभी कैमरा ट्रायल्स होते हैं बच्चों से, कोई भी ऐसे अलाउड नहीं होता। The only purpose is to maintain the sanctity of that lady as well as to preserve the dignity. Coming back, next is clause B, any offense under any other law. Any other law means POCSO, NDPS and other laws. When any court is mentioned in this behalf in such law means POCSO या कोई और law में, be tried by such court, वहां पे ट्राई होंगे। लेकिन अगर वहां पे कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो कहाँ ट्राई होंगे? बाय द हाई कोर्ट और बाय एनी अदर कोर्ट विच हैज बीन शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। अगर आपको याद हो पॉक्सो का 19th रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस है, उसके बाद आई थिंक 24-25 के आसपास है कि द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो यही है, 32 के आसपास है, कन्फरिंग ऑफ द पावर, बिकॉज 28-29 प्रिजम्पशन है उसके बाद वाले प्रोविजंस हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पॉक्सो, 32 और मे बी 30 के आसपास प्रोविजन है जहां पे रिपोर्टिंग ऑफ द केस एंड द मैटर हैज टू बी डेल्ट एज पर सीआरपीसी, तो वहां लिखा गया। और सीआरपीसी या पॉक्सो के मैटर्स में जो प्रोसीजर है वो कौन सा होता है? कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। कोर्ट ऑफ सेशन मींस एडिशनल सेशन जज विल ट्राई द मैटर एंड प्रेफरेबली अ वुमन सेशन जज। और पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेटेड होते हैं आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हैं? देखा है कभी, नोटिस किया है? कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तू कभी कोर्ट गया है? 5-6 दिन में कोर्ट्स देखे हैं बच्चे जाके? कोर्ट्स में बाहर जजेस के नाम लिखे होते हैं, उसके नीचे उनकी डेजिग्नेशन देखिए जाके।
ऊपर क्या लिखा है? अंदर जाके कभी कोर्ट में बैठा है? बैठना किसी दिन जाके, यू हैव द रिसोर्सेज, यू गो एंड सिट देयर। एंड पॉक्सो का मैटर में देखो, कैमरा ट्रायल होगा तो ऑफ कोर्स वो अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर, ठीक है। लेकिन दूसरे मैटर्स जाके देखो, बाहर से सिर्फ इतना पूछा ना कि ये पॉक्सो कोर्ट है क्या। चलिए वापस, क्लियर हुआ ये। नाउ कमिंग टू पनिश। हाँ क्या, ये हंसी जा रही है, इसको रोक दें हंसने से। इसने रोका, ये चुप हो जाओ। क्या किया? देखो, सीआरपीसी 3 लेक्चर हो गए, कुछ नहीं शुरू हुआ अभी, 8 महीने हैं मान के चलो, इस हिसाब से एक्सटेंड मत करो इसको। सेक्शन 28 एंड 29 सीआरपीसी। हाँ जी। बच्चे बिकॉज स्पेसिफिक रूल प्रिवेल करता है, शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। ये तो कंकरेंट जुरिसडिक्शन देनी जरूरी है, पुराने लॉज हैं। जो नया लॉ आया है उनको उसमें हाई कोर्ट हटा देना चाहिए था, बट अभी भी इन्होंने हाई कोर्ट को इंटैक्ट रखा है। High Court presently has the power only to deal with appeal revision cases, ठीक है, writ petitions, but not the trials. क्योंकि अगर ट्रायल वहां हो गए, then what is the purpose of ADJs, DJs and JMICs? फिर तो हाई कोर्ट में जाओ आप लोग, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नो नीड। हाँ, क्या रश है? Imagine everywhere will, whenever you go to a court, आप देखोगे कि judges are overburdened, advocates are rushing from here and there, and still see after that vacancies कितनी ज्यादा और आती कितनी है, बैकलॉग कितना ज्यादा है, ओवरबर्डन है आपके जजेस, लेकिन वैकेंसीज कितनी है और आ कितनी रही है। अभी रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू, आई थिंक आई एम इन अ ग्रुप इन समथिंग, तो वहां पे छत्तीसगढ़ का एडीजे का रिजल्ट आया है। नो वन वाज एबल टू क्वालिफाई, नो वन, नॉट इवन अ सिंगल कैंडिडेट वाज एबल टू क्वालिफाई। छत्तीसगढ़ का तो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का भी है फिर ऐसा कुछ? उड़ीसा का है? नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है अभी ग्रुप में, क्या बात है। मैं शर्त क्यों लगाऊं, मैं शर्त लगाऊं क्यों शिव, 500 रुपए की? तू ऐसे ही कुछ खा ले, पार्टी ले ले, तू 500 रुपए की पार्टी ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शर्त नहीं लगानी। हाँ क्या पार्टी? ठीक है, आई डोंट नो बट आई हैव सीन समवेयर। चलो कहीं का भी हो, छत्तीसगढ़ है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, आई हैव अ कंप्लीट ऑफिशियल ऑर्डर, मेरे पास ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल रिटन एग्जामिनेशन कैटेगरी अनरिजर्व, नो कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा, कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, बट द ओनली थिंग इज मे बी, सी देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच इज हैपनिंग। कई बार क्या होता है, कैपेबिलिटी क्रेडिबिलिटी होने के बाद भी सीट्स में वो खाली रखना चाहते हैं, वैकेंसीज को फिल ही नहीं करना चाहते। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो कैपेबल नहीं होगा, ये मान ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा कैपेबल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। ये बैकलॉग वैकेंसीज क्यों आ रही थी एंटिसिपेटेड, जो आपकी आती हैं लोअर जुडिशरी में भी? आपको याद होगा मैंने एक स्टेटमेंट पास की थी, मेंस इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, मेंस इज अबाउट एलिमिनेशन। They are being instructed to mark the strictest marking, and in that case, अब सपोज करो आई एम दी एग्जामिनर इवेल्युएटर, मैं गई हूं, मेरे पास किसी का नाम नहीं है, मेरे पास से 1000 पेपर्स हैं चेक करने के लिए। आउट ऑफ दोस 1000 पेपर्स मुझे ये पता है 100 सीट है, मैं स्ट्रिक्टेस्ट मार्किंग तो करूंगी ना, और मेरे हिसाब से 100 में से सिर्फ 50 की सिलेक्शन, उसमें मेरा क्या जाएगा? आई एम वेल सेटल्ड समवेयर, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैंने कब बोला सी, ऑफेंसिव क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने छत्तीसगढ़ वाली पढ़ ली है, दोनों करेक्ट है। तेरे को पार्टी चाहिए, पार्टी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। कमिंग बैक, तो ऐसे केसेस में जब स्ट्रिक्टेस्ट मार्किंग होगी तो ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट है, या आपके हिसाब से जो एग्जाम बहुत अच्छा गया है,
वो अगर नहीं हो पाया सही तो आप रह गए ना। और 3 स्टेजेस के बाद ये तो है नहीं हर साल आ रहा है, ऑल इंडिया जुडिशरी तो है नहीं आपकी, तो फिर उस दिक्कत के कारण बैकलॉग ज्यादा होता जाता है। सो केपेबिलिटी की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम इज विद द डेस्टिनी, एंड सेकंड प्रॉब्लम इज दैट यू पीपल आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द मेन की टू सक्सेस, वो नहीं कर रहे हो आप। कुछ कह ले, तू भी कह ले। इसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि मैम आप हर तीसरे चौथे दिन यही बात क्यों बोलते हैं। हाँ, तो उनसे पूछना जो मेंबर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, 1 मिनट रुक जा, जो बताएगा ना 1 मिनट रुक जा। देखो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, हाँ दोनों ही करूंगी महाराज। बीएनएसएस, सीआरपीसी, बीएनएस, आईपीसी, बीएसए, एविडेंस आएगा ही आएगा, दैट्स अ फैक्ट। उसको याद करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल करना है, और अगर आपने नहीं किया तो एग्जामिनर को ये पता है। सी एग्जामिनर ने क्या करना है बच्चे, मैंने अपनी मर्जी से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट कर दिया, मैंने तो उसको चेक करना है मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में वो फॉर्मेट बना पड़ा है। अगर वो फॉर्मेट को तुम मैच कर गए, तुम्हारे नंबर 10 में से 8 आ गए, नहीं मैच करे तुम गए। बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आपको बताया हुआ है कि चेकिंग कैसे होती है। देखिए वी वी आई हैव नॉट विटनेस बट आई नो, जैसे जैसे विटनेस हुए हैं तो चेकिंग किस टाइम होती है, कैसे होती है सब। ठीक है, चलिए वापस हायरार्की के बाद पनिशमेंट पे आ जाओ, रहने दो। कर दिया, दोनों कर दिए। sentences which high courts or session judges may pass।
ठीक है, पुराने वाले 28 29 है, नए वाले 22 23 है, दोनों इकट्ठे ही रख के हम पढ़ रहे हैं. A high court may pass any sentence authorized by law, inclusive of death sentence. ठीक है, डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्मेशन नहीं चाहिए इनको, कंफर्मेशन कोर्ट ऑफ सेशन को चाहिए. ठीक है, जहां पे हम 366 368 पढ़ेंगे. A session judge or an additional session judge may pass any sentence authorized by law by any sentence of but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to the confirmation by the High Court. लिखो 366 and 368 CRPC. 366 and 368 CRPC. Let me check your other provisions. 366 and 368. आपके कॉलम्स है ना आगे बने हुए, उसी से देख लेते हैं. क्या कर रहे हो? हाई कोर्ट क्या कर सकता है? डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट मैंने कब मना किया? 407 एंड 409 BNSS. 407 एंड 409. 407 एंड 409. नेक्स्ट आ जाओ. अब इसमें देखो, कॉम्पिटेंसी थी पनिश की. कैन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पास अ डेथ सेंटेंस? Can a judicial magistrate pass a sentence above 10 years? Who said yes? No. Whether an additional session judge can pass a death sentence, that is subject to the confirmation, that's a separate thing. But here, whether a court of session has the competency to punish any person or with death sentence or life imprisonment? Yes. आगे competency to punish. Second देखो, 23 section और 29 section respectively. किसी की नहीं, किसी की नहीं. हाई कोर्ट तो हमेशा अपहेल्ड करता है लोअर कोर्ट की ऑर्डर को, तो हाई कोर्ट को किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, sentences which magistrate may pass. The court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years. So CJM is competent to pass or punish how many years of imprisonment? Can he pass a life imprisonment? Can he pass a death sentence? Whether he'll be competent to pass such sentences? No. He's competent only to punish up till 7 years. Next. The court of a magistrate of first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years or of a fine not exceeding 50,000 rupees or both, as well as community service. Community service. पहले क्या था बच्चे? Imprisonment of 3 years at the max and fine not exceeding 10,000 rupees. अब ये क्यों पढ़ा रही हूँ? पीटी में यही क्वेश्चन आएंगे आप कि अभी सेंटेंस ऑफ फाइन कितना इंक्रीज हुआ है? 10,000 से 50,000. क्या कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है? यस, दे सकता है. तो ये पीटी का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे. नेक्स्ट, पीटी में अंडरलाइन प्लीज. जब मैंने बोला ना पीटी, तो प्लीज उसको चाहे अपनी नोटबुक्स में लिखो ये वाला क्वेश्चन और उसको अपने साथ साथ लिखते रहो कि पहले जेएमआईसी की कॉम्पिटेंसी कितनी थी, अब जेएमआईसी की कॉम्पिटेंसी कितनी हो गई है. और ये आपको टास्क दूंगी मैं आज, जो आप करके आओगे घर से. आगे, the court of a magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year or a fine not exceeding 10,000 rupees or of both or of community service. यही चीज क्या आपके सेकंड क्लास वाले में तब थी? वहां पे भी 1 ईयर था, लेकिन फाइन कितना था? 5,000. कम्युनिटी सर्विस थी नहीं, एड ही अब हुई है. देन एक्सप्लेनेशन, सॉरी, एक्सप्लेनेशन इज द कम्युनिटी सर्विस. Community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration. आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 को पढ़ा होगा. पढ़ा है? फोर्स लेबर, बेगार पढ़ा है?
याद है उसके अंदर मैंने दो चीजें पढ़ाई हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट के ऊपर। अगर एक पर्सन को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, हम उससे फोर्स्ड लेबर करा सकते हैं, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू दी वेजेस। हम उससे लेबर करा सकते हैं, फोर्स्ड लेबर भी करा सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं करूंगा, आप ये फोर्स्ड लेबर कर रहे हो, मेरा आर्टिकल 23 वॉयलेट है। क्यों? क्योंकि इसको पनिशमेंट ही रिगरस है। लेकिन जिसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, रिगरस नहीं है, उससे आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते अनलेस द पर्सन कंसेंट्स टू इट एज वेल एज यू आर पेइंग हाई रेम्यूनरेशन टू द सेम। ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट वाले को नहीं कर सकते। ही कैन से दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23। सेम कम्युनिटी सर्विस करा रहे, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस? क्लीनिंग ऑफ द एरियाज, क्लीनिंग ऑफ द वॉशरूम्स, क्लीनिंग ऑफ समथिंग एल्स। जब आप ये काम कराओगे, जरूरी नहीं है कि आप इसमें उसको कोई रेम्यूनरेशन दो, क्योंकि ये एक अलग फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इंट्रोड्यूस करती है। अगर तो सजा मिलती, सजा में ये काम करा रहे होते, तो हम आपको मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से वेजेस देते। लेकिन अब ये सजा ही है, सजा अलग से नहीं मिल रही है, ये सजा का ही एक रूप है, तो इसके कारण कम्युनिटी सर्विस के लिए आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। क्लियर है? मोटर व्हीकल्स एक्ट में पहले भी था कम्युनिटी सर्विसेज। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, इसीलिए आया समझ में। अब व्हाट इज योर टास्क टू बी डन इज योर, वी हैव टू सी द कॉम्पिटेंसी टू पनिश, और उसके अंदर आपने एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चार्ट ऐसे ड्रॉ करके बनाना है। सीआरपीसी, बीएनएसएस, और यहां पे आप लिखोगे इधर पनिशमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जज, थर्ड इज योर सीजेएम, फोर्थ इज योर जेएमआईसी, ये इसी में आ जाएगा, असिस्टेंट एडिशनल सीजीएम, असिस्टेंट सीजीएम यही आ जाएंगे। एसीजीएम जो है वो सब इसी में सीजीएम में आएंगे, सीजीएम एसीजीएम सेम में आएंगे, एंड देन जेएमआईसी, फिफ्थ इज योर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्या डिफरेंस आया है ये आप ड्रॉ करोगे, नीट एंड क्लीन। टीटी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे विद सेक्शन नंबर्स, माइंड इट। इफ इट इज 28 एंड 29, इट इज 22 एंड 23, इसी तरीके से। ठीक है, कर पाओगे ड्रॉ? दिव्यांशु समझ में आया है? लॉस्ट लग रहा है आज तो, या कंफ्यूज लग रहा है? सीआरपीसी समझ में आया? हाँ जी, एडिशनल नॉट असिस्टेंट, असिस्टेंट है ही नहीं, असिस्टेंट खत्म, वो अलग चीज है, वो अलग पड़ेगी। यहाँ पे असिस्टेंट की अभी हमने बात करनी नहीं, अभी नहीं करनी। हाँ, क्वेश्चन पूछो। लिखा ही नहीं, रूल्स में एडिशनल का सबऑर्डिनेट। वो किसकी सबऑर्डिनेशन पूछ रहा है? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाओ अब, अभी टाइम है, क्या हो गया आज? आज ज्यादा बहुत कुछ पढ़ा दिया, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। पहले तो डाउट्स ही थे, क्लियर। आगे इसी पे हैं अभी हम, आगे नहीं जा रहे, कॉम्पिटेंसी पे। टू ट्राई में हम क्या क्या देखेंगे? शेड्यूल प्लस दी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का चैप्टर। सेकंड, टू पनिश में हमने कौन कौन से सेक्शंस देख लिए अभी? सेक्शंस 28 एंड 29 सीआरपीसी एंड 22 एंड 23 बीएनएसएस, ये 3 है। ठीक, देन टू टेक कॉग्निजेंस, 191 ABC, 210 1 ABC। तो इसको साथ के साथ ऐसे 28, 29, 22, 23 and this
26 तो बच्चे पावर क्लासेस क्लासिफिकेशन की पावर्स है, बोथ ऊपर नीचे, ऊपर सीआरपीसी नीचे बीएनएसएस में पुराने और नए पे जंप कर रही हूँ, पुराने से नए पे अल्फाबेटिकली बी और सी पे बी पहले आना चाहिए बट मैं पहले सी लेके आ रही हूँ बिकॉज इट्स एन अर्स्टवाइल प्रोविजन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सीआरपीसी फर्स्ट। क्लियर है ये? अब मुझे एक चीज बताओ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी मैजिस्ट्रेट है बिकॉज वी हैव डन द डेफिनेशन, whether he has any power to give the punishment, has it been clearly provided under the CRPC? CRPC में तो नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा। यस, बट पनिशमेंट दी है? नहीं, पनिशमेंट कहीं नहीं है। तो अगर पूछते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को पावर है, द पावर है बट दे कैन नॉट पनिश बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट टू पनिश। हाँ जी, 22 एंड 23 ये आपका BNSS है। आगे करें अब इसमें, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के काम क्या होते हैं? कभी तूने सुना है DC, SDM, ADC, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मिला है कभी उनसे? सुना है? वो क्या है बच्चे? मैजिस्ट्रेट जुडिशियल है कि एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव है ना। क्या काम करते हैं नॉर्मली? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर DCG का काम है। DCG की कोठी देखी है जाके कभी? कितने एकड़ में होती है? Get that inspiration. That is the maintenance of peace and order. Plus to see, because he is the commissioner of a particular district. तो उस केस में वो सारी चीजें जो भी होंगी वो देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, ऑल दी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, आर दे सबऑर्डिनेट टू DC टू सर्टेन एक्सटेंट? टू सर्टेन एक्सटेंट, आई एम सेइंग टू सर्टेन एक्सटेंट। फुल तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर तो DSP, ACP, SP ये रैंक्स आ जाएंगे, बट टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट सबऑर्डिनेट, अकाउंटेबल। Word appropriate is accountable. Is he accountable? Any police officer, SHO, or any other, they are accountable because the basic purpose of them is also to maintain the law and order as well as to see all of the things. So all the executive things has to be done by them. Executive magistrates को CRPC में बहुत rare powers दी गई हैं और वो पावर्स ऐसी नहीं है कि करें, वो तब होता है जब आपका ना तो इलाका मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, ना वहां पे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, कोई भी मैजिस्ट्रेट नहीं है जुडिशियल, तब ऐसे केसेस में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर कन्फर की जाती है, ओनली इन रेयरेस्ट केसेस। आई हैव टू गो समवेयर एंड एज पर द प्रॉमिस मैं 5:20 पे आज आपको छोड़ूंगी, कल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मेक श्योर ये जो टास्क दिया है ये टास्क आपके रजिस्टर्स में होना चाहिए। किसकी पावर पे? हाँ